रूस के बोल्शेविक क्रांति। क्या पढ़ रहे थे? रूस के बोल्शेविक क्रांति को क्या कहा जाता है? रूस के महान बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। ये रूस के क्रांति जो था कब शुरू हुआ था? नवंबर 1917 में रूस की महान बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नवंबर 1917 में। अब कोई ना कोई क्रांति शुरू हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। बिना कारण के कोई क्रांति होगा? नहीं होगा। तो उसी प्रकार से 1917 के बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति या इसी को महान बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। रूस की महान बोल्शेविक क्रांति। महान बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति के बाद रूस में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। वहां से जार का शासन हट गया था, जार शाही का अंत हो गया था। इसीलिए इस क्रांति में जो बड़ा बदलाव हुआ, उस बदलाव को देखते हुए इसको रूस की महान बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या था वो देखिए। सबसे पहले जार का निरंकुश शासन। जार का निरंकुश शासन। रूस का जो जार था, वहां का राजा था, सम्राट था, वो निरंकुश था। उसको लोगों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। लोग, वहां के जनता किस हाल में है, जी रहा है कि मर रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो लोग के घर अच्छा है कि नहीं है, कैसे वो लोग रह रहा है, वो लोग के पढ़ने के लिए कोई सुविधा है कि नहीं, आने जाने के लिए सड़क या कोई रास्ता है कि नहीं, इस सब से राजा का कोई मतलब नहीं था। वो अपने भोग विलास के जिंदगी में मस्त था। उसको अपने अय्यासी से फुर्सत नहीं था। आपको पता है कि 1917 के दौरान यूरोप महादेश के जो अन्य देश थे वहां पर साम्राज्यवाद का होड़ लगा हुआ था। मतलब जो शक्तिशाली राज्य था, देश था, वो दूसरे पर कब्जा करके जीत रहा था। इसी बीच में आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि रूस के 1917 के क्रांति जो है, महान बोल्शेविक क्रांति, ये किस दौरान घटा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के अब चलिए, इतना बड़ा घटना पूरा दुनिया में चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, और उस बीच में आप अय्याशी कीजिएगा, जनता पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने सेना को मजबूत नहीं बनाइएगा, तो कोई भी देश आप पर कब्जा कर सकता है। क्षेत्रफल बड़ा रहने से कोई शक्तिशाली थोड़ी होता है। क्षेत्रफल बड़ा तो रूस का था, और इसके सामने जापान तो बहुत छोटा था ना जी। जापान 1905 में रूस को कूट दिया था पकड़ के। तो क्षेत्रफल बड़ा रहने से नहीं होता। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन अपना से कई एक गुना बड़ा बड़ा देश के दर के पानी पिए ले रहता है, देखता है ना। तो आज का दौर जो है, या पहले का भी दौर था, जिसके पास आधुनिक हथियार थे, तोप था, बंदूक था, लड़ाकू विमान वगैरह थे, वे सब शक्तिशाली थे। तो हथियारों के दम पे ताकत बनता है। ये नहीं कि आपका क्षेत्रफल बड़ा हो गया, आपका आबादी बड़ा हो गया तो आप शक्तिशाली हो गए, नहीं। आपके पास टेक्नोलॉजी कितना है, आधुनिक हथियार कितना, ये डिपेंड करता है। तो जार का निरंकुश शासन पहला रीजन था, जार का निरंकुश शासन। दूसरा कारण क्या था? कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति, कृषकों की दयनीय स्थिति। अब कृषकों की दयनीय स्थिति क्या, वो समझिए। देखिए 1917 के दौरान क्या था, इससे थोड़ा सा पहले चला जाए तो वहां पर एक प्रथा चलता था रूस में, जिसको कहते हैं कृषक दास प्रथा। रूस में क्या चलता था? कृषक दास प्रथा। कृषक दास प्रथा ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी था। क्या था? बंधुआ मजदूरी। कृषक दास प्रथा जो था वो बंधुआ मजदूरी था। क्या था? बंधुआ मजदूरी। अब बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं बाबू, समझ लो। कोई गरीब किसान किसी से कर्ज लिया और वो कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं है, तब तक उस किसान को उस कर्जदाता के यहाँ जिससे वो कर्ज लिया है, तब तक उसको काम करना पड़ता था, जब तक कि उसका जितना कर्जा है वसूल ना हुआ जाए। एकदम गुलामों की तरह जिंदगी था, उनका कोई वैल्यू नहीं था। थोड़ा बहुत खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मजदूरी भी बहुत कम मिलता था, या मान के चलो मिलवे नहीं करता था। तो हालांकि रूस का जो जार था वह कृषक दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, कृषक दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, लेकिन किसानों के ऊपर और कोई ध्यान नहीं दिया कि किसान जो खेती कर रहे हैं उनके खेतों में सिंचाई अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके पास बीज अच्छे हैं कि नहीं हैं,
तो देखिए, एक अपने देश की उन्नति के लिए एक राजा को चाहिए कि वो किसानों पर विशेष ध्यान दे, मजदूरों पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि उस समय किसान और मजदूर की आबादी ज़्यादा था, और जिस वर्ग की आबादी ज़्यादा रहेगा उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्रांति यहीं से शुरू होता है। आप मजदूरों को दबाइएगा ये सोच के कि वो गरीब है, किसानों को दबाइएगा ये सोच के कि वो गरीब और कमज़ोर है, तो कोई आदमी अत्याचार को ज़्यादा दिन तक नहीं सहता है। एक न एक दिन वो आवाज़ उठाएगा। कहावत नहीं है कि मरता क्या नहीं करता। तो जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ ना हो तब वो आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है, डेंजर हो जाता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान और मजदूर के अलावा खोने के पास क्या था? अपने शरीर के अलावा आप उसको बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए। बंधुआ मजदूर का मतलब अपने यहाँ गुलामों के तरह रखकर उससे खेती करवा रहे हैं, खाली काम करवा रहे हैं। तो वैसे काम नहीं ना चलेगा भाई। आपके यहाँ वो काम कर रहा है तो उसको एक प्रॉपर मजदूरी चाहिए ना, एक मेहनताना चाहिए ताकि वो अपना घर चला सके, अपना खर्च चला सके, उसका भी अपना परिवार होगा। तो जार का इस पर कोई ध्यान नहीं था। तो कृषि दास प्रथा कब समाप्त हुआ था? 1861 में। 1861 में कौन समाप्त किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा का अंत किया था। लेकिन सिर्फ अंत करने, कृषक दास प्रथा का मतलब अंत कर देने का मतलब क्या? कि कोई भी जमींदार या बड़ा किसान लोगों को अपने यहाँ बंधक बना के, बंधुआ मजदूर बना के खेती नहीं करवा सकता है। तो अगर इस प्रथा से आप उसको मुक्त कर दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका स्थिति सुधर जाएगा। जैसे एक कैदी को जेल से रिहा कर दिए, उसको कोई रोजगार मिलेगा ही नहीं, तो फिर तो क्राइम करेगा ही। उसी प्रकार से आप कृषक दास प्रथा तो अलेक्जेंडर द्वितीय खत्म कर दिया था। कब खत्म किया था? 1861 में। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा यानी कृषक दासता का अंत हो गया था, बंधुआ मजदूरी का अंत हो गया था। उसके बाद भी जो राजा था, वहां का जार था, और इसको ध्यान देना चाहिए था। रूस इतना बड़ा देश था, किसानों को खेत दे देता, उसको कुछ आर्थिक सहायता दे देता, तो किसान मेहनत करके अपने देश के लिए अनाज उगा सकता था, जिससे उसका बहुत बड़ा उसे लाभ प्राप्त होता। तीसरा रीजन था रूस के महान बोल्शेविक क्रांति के मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब मजदूरों के दयनीय स्थिति क्या था वो समझिए। मजदूरों के दयनीय स्थिति का तात्पर्य था कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बट गया था। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बट गया था। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बट गया था। वो वर्ग कौन कौन थे? पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा क्या था? श्रमिक वर्ग। क्या था? श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब जितना भी पूंजी था, संपत्ति था, वो किसके पास था? पूंजीपति वर्ग के पास। ये लोग फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, कल कारखानों के मालिक हुआ करते थे, और उसमें जो काम करने के लिए मजदूर जाते थे उनके साथ बड़ा शोषण होता था। काम ज़्यादा लिया जाता था, मजदूरी कम दिया जाता था। काम ज़्यादा लिया जाता था और मजदूरी कम दिया जाता था। तो एक प्रकार से शोषण ही न है। जैसे सेंट साइमन जो बात बोला था, सेंट साइमन क्या बोला था? बताओ, मजदूरों को लेकर सेंट साइमन ने क्या बात बोला था? सेंट साइमन ने कहा था कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसको कार्य के अनुसार, यानी प्रत्येक मजदूरों को उसके क्षमता के अनुसार काम मिलना चाहिए, योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए, और उसके काम के अनुसार उसका पेमेंट होना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। लेकिन पूंजीपति लोग ऐसा नहीं करते थे, और पूरा समाज को दिखाया भी करके। रॉबर्ट ओवन इसको दिखाया था कि रॉबर्ट ओवन अपने एक फैक्ट्री लगाया, उसमें मजदूरों को ज़्यादा मजदूरी दिया और ज़्यादा मजदूरी दे के काम करवाया। उससे आकलन करने पर पता चला कि हमको फायदा ज़्यादा हो रहा है। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर मजदूरों को अच्छा पेमेंट दिया जाए तो वो मन से काम करेंगे, और मन से काम करेंगे तो उत्पादन और लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मजदूरों को उनको काम के हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से पेमेंट यानी वेतन जो मिलना चाहिए। लेकिन पूंजीपति लोग क्या करता था, ये लोग
अपने मुनाफे के लिए, फायदे के लिए श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। और चूंकि पूंजीपति वर्ग किसके सपोर्ट में था? पूंजीपति वर्ग को किसका समर्थन प्राप्त था? जार का। किसका समर्थन प्राप्त था? क्योंकि जार को पैसा कहां से मिलता था? पूंजीपति वर्ग से। इसलिए जार जो था वो पूंजीपति वर्ग के सपोर्ट में रहता था, क्योंकि पूंजीपति लोग उसको आर्थिक सहयोग पहुंचाते थे, समर्थन देते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूंजीपतियों के शोषण से श्रमिक यानी जो मजदूर वर्ग थे उनका हालत दिन प्रतिदिन क्या हुआ? खराब होने लगा, एकदम जर्जर स्थिति में हो गए। इसलिए उन्होंने क्रांति ही उनको एक विकल्प लगा कि अब क्रांति करना चाहिए, अब आंदोलन होना चाहिए। ऐसे भी मरना ही है तो कुछ ना करके मरने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। कम से कम लोग इस बात को याद तो रखेंगे, ऐसे धरती पर पैदा हुए, खाए पिए, खाना जुम ही नहीं रहा है, घर है ये नहीं है, बाल बच्चा पत्नी ऐसे ही मर रहा है सब, तो क्यों ना कुछ आंदोलन किया जाए, ताकि जो कष्ट हमारे आंदोलन से कुछ परिवर्तन हो जाता है समाज में, तो कम से कम आने वाला जो हमारा जनरेशन है, पीढ़ी है, मजदूर वर्ग है, वो सम्मान के साथ जी सकेगा। हम तो मर जाएंगे मालूम है, लेकिन आने वाला जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो सम्मान के साथ जीवन जी पाएगा। इसके लिए इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। बाबू, जो लोग आंदोलन करता है वो खाली अपने लिए नहीं करता है, वो आने वाला जनरेशन के लिए करता है। अब भगत सिंह सब आज़ादी के लड़ाई लड़े थे खाली अपने ला, उनका सोच था कि हमारे देश में जो आने वाला पीढ़ी है, जनरेशन है, वो खुली हवा में सांस ले। नहीं तो 23 साल के थे सरदार भगत सिंह, का जरूरत था? 23 साल में आदमी यंग होता है और उस समय फांसी पे लटक गए। किसके लिए लटक गए? अपने लिए। अपने लिए सोचते तो भाग नहीं सकते थे, वो पूरे देश के लिए सोचे कि अगर हमारे बलिदान देने से, हमको फांसी पर लटक जाने से, हमारे अपने जीवन का त्याग कर देने से, अगर हमारे जैसा हिंदुस्तान के लाखों युवा, करोड़ों युवा जागता है और आज़ादी के लिए लड़ता है, तो हमारे एक के लड़ने से कहीं ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा कि करोड़ों लोग हमारे चलते आज़ादी का लड़ाई लड़े। इसके लिए वो अपने प्राणों की आहुति दिए थे। तो देखो, कोई ना कोई आंदोलन लोग करता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, आने वाला पीढ़ी को भी देख के करता है कि हम जो कष्ट में जी रहे हैं भाई, आने वाला पीढ़ी को, जनरेशन को वैसा कष्ट ना देखना पड़े। देखिए, चौथा रीजन क्या था? औद्योगिक क्रांति। चौथा रीजन क्या था? औद्योगिक क्रांति। थोड़ा सा इधर आ जाना। औद्योगिक क्रांति। अब आपको अभी जिक्र किए औद्योगिक क्रांति के बारे में बताएं कि रूस में औद्योगिक क्रांति के कारण रूस का जो समाज था वो 2 वर्गों में बट गया था। आपको पता है ना 2 वर्गों में कौन कौन बटा था? पूंजीपति वर्ग। कौन कौन? पूंजीपति वर्ग। और दूसरा वर्ग क्या था? श्रमिक वर्ग। दूसरा वर्ग क्या था? श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग का संपत्ति पर अधिकार था, टोटल कंट्रोल इनका था, इनका फैक्ट्री था, कल कारखाने थे, ये अमीर थे। और श्रमिक जो थे, इनके यहाँ काम करने वाले एक तरह से मजदूर थे। अब भाई, आपको तो पता है कि सोसाइटी में मालिक के पास पावर होता है, वो किसी मजदूर को चाहे तो निकाल सकता है। अब आप उसका अकेले निकालेगा, कोई विरोध भी नहीं कर पाइएगा, कितना लड़ पाइएगा? उन लोग के पास पैसा है, सरकार का समर्थन प्राप्त है, अब उनसे लड़ पाइएगा? कभी नहीं लड़ पाइएगा। कानून की स्थिति खराब है, ये था क्योंकि राजा का शासन था और कानून वहां पर लचर स्थिति में था। मतलब कानून नाम के कोई चीजें नहीं था, राजा का ध्यान नहीं था, राजा को बस पैसा चाहिए था। और पैसा कौन दे रहा था? पूंजीपति वर्ग। अब पूंजीपति एक तरह से राजा ने शोषण करवा रहा था श्रमिक के। आप पूंजीपति से पैसा ले रहे हैं, मजदूरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मजदूरों के पास एक ताकत थी, वो क्या थी? जनसंख्या की ताकत। पूंजीपति लोग कम थे और मजदूर और श्रमिक ज्यादा थे। किसी भी देश में मजदूरों और किसान मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है पूंजीपतियों से। तो इनके पास एक ताकत होता है, क्या? जनता का ताकत। इनके पास जनसंख्या का ताकत होता है। अगर ये लोग एक साथ मिलके एक बड़ा क्रांति कर दे तो बड़े से बड़े शासन और सत्ता को हिला सकता है किसान और मजदूर, इतना ही लोग में क्षमता होता है। तो ये रीजन था, औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में रूस का समाज बढ़ चुका था। शासन मतलब पैसा और पावर पूंजीपति के पास था और श्रमिक बेचारे मजदूर थे जो दहाड़ी पर खटते थे, काम करते थे।
पूंजीपति लोग इससे काम ज़्यादा लेता था, पैसा कम देता था, जिसके कारण इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो गया, खराब हो गया, एकदम बिल्कुल खराब हो गया। ये छोड़िए दूसरा के तो छोड़िए, बेचारा अपना खाना भी नहीं जुटा पाता था, तो परिवार को कौन देखेगा। इससे पीड़ित होके यहाँ के किसान और मजदूरों ने सोचा कि अब क्रांति के अलावा, आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रांति शुरू कर दिया। अगला रीजन है बाबू विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या था, रूस जापान युद्ध सबसे प्रमुखता से आता है। रूस जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध बाबू कब हुआ था, 1904 में शुरू हुआ था, 1905 में समाप्त हुआ था, याद रखना 1904 से 1905 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन आपको अगर पूछेगा कि जापान ने रूस को कब हराया, जापान ने रूस को कब हराया, तो आप आंसर किस पर मारिएगा, क्योंकि कोई भी युद्ध के हार जीत का निर्णय युद्ध के अंतिम में ना होता है, युद्ध समाप्ति हुआ तब न पता चलता है कौन हारा कौन जीता। शुरू हुआ था 1904 में, लेकिन समाप्त हुआ क्या में, 1905 में। इसका मतलब जापान ने रूस को कब हराया, 1905 में। जापान जैसा छोटा देश, मान लो यहां पर ध्यान दो, देखो अगर रूस को हम इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें, एक क्षेत्रफल मान लीजिए, रूस को इतना बड़ा मान लें, तो जापान उसके सामने इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इतना छोटा होगा। ये समझ लीजिए रूस हो गया और ये समझ लीजिए जापान हो गया। अब रूस जो है जापान जैसे छोटे देश से हार गया, जापान जैसे छोटे देश से हार गया। इससे रूस के लोगों के आत्मविश्वास को बड़ा गहरा झटका लगा कि जापान जैसा छोटा सा देश, अरे रूस शुतुरमुर्ग है तो जापान उसका अंडा, इतना छोटा है। और जापान ने रूस को हरा दिया 1905 के रूस जापान युद्ध में। इससे रूस के लोगों के स्वाभिमान को बड़ा गहरा धक्का लगा। उसके सैनिक जब हताश होकर, एकदम असहाय होकर जब वापस लौट रहे थे, उनकी हालत देख के रूस के आदमी रो दिया था कि इतना शक्तिशाली बड़ा देश होते हुए एक छोटा सा जापान जैसा देश हमको पीट के चल गया, ये बहुत अफसोस के बात था। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए आपका क्षेत्रफल मायने नहीं रखता है कि आप कितना बड़ा देश हैं, मायने रखता है कि आपके पास हथियार कितना शक्तिशाली है, हथियार कितना शक्तिशाली है। अगर 100 गो के भीड़ में 1 आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो 100 गो आदमी मार के उसको मुआ देगा कि नहीं, इकलौता आदमी को, अरे मुआ देगा, मार के उसको हड्डी पसली तोड़ देगा। लेकिन वही एक आदमी अगर हाथ में रॉकेट लॉन्चर या AK-47 बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो 100 के पावर नहीं है कि भीरू आएगा, नजदीक आएगा जी, नहीं आएगा। इसका मतलब कि आपके पास कितना जनसंख्या है या कितना बड़े देश आप है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके पास हथियार कितना शक्तिशाली है ये मैटर करता है कोई भी युद्ध को जीतने के लिए। 1947 से 48 के बाद समझ रहे हैं ना, एक बहुत बार इसका जिक्र हुआ है। 1947 से 1948 के आसपास इजराइल एक छोटा सा देश था, वो बना भी नहीं था पूरा इजराइल, छोटा सा देश था। अभी जितना बड़ा इजराइल उतना बड़ा था भी नहीं, वो उस समय बन रहा था। और आसपास के 7 गो मुस्लिम देश मिल के इजराइल पर हमला कर देते हैं, वो इजराइल 7 को 7 दिन में हरा देता है। ये दिखाता है कि युद्ध जो है, अब आजकल का युद्ध जो है वो जनसंख्या पर नहीं है, क्षेत्रफल पर खाली नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसा है, हथियार कितना शक्तिशाली है, घातक है, इस पर डिपेंड करता है। तो जापान उस समय बड़ा टेक्नोलॉजी में आगे हो गया था, आज भी जापान टेक्नोलॉजी में आगे है। जो देश बाबू दुनिया का इकलौता देश जो 2 बार परमाणु हमला को झेला फिर भी आज खड़ा हो गया और इतना टेक्नोलॉजी में आगे हो गया, हम लोग से भी आगे निकल गया, तो वहाँ के लोगों को इसका क्रेडिट देना चाहिए। वहाँ के लोग कितने मेहनती थे और राष्ट्र के प्रति मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये था रूस के क्रांति का कारण, बाकी कल